नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है नारा। आवाज़ है एक निशान सक्सेना की और लेखक हैं सआदत हसन मंटो जी। उसे यूँ महसूस हुआ कि पत्थर की उस इमारत की सातों मंजिलें उसके कंधों पर धर दी गई हैं। वो सातवीं मंजिल से एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरा और तमाम मंजिलों का बोझ उसके चौड़े लेकिन कमजोर कंधों पर सवार होता गया। जब वो मकान मालिक से मिलने के लिए ऊपर चढ़ रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसका बोझ कुछ हल्का हो गया है और कुछ हल्का हो जाएगा। ये कि उसने अपने मन में सोचा कि मकान मालिक को वो सेठ के नाम से पुकारता है कि मुसीबत वो ज़रूर सुनेगा और किराया चुकाने के लिए 1 महीने की मोहलत बख्श देगा। बख्श देगा, सोचते हुए उसके अभिमान को ठेस लगी, लेकिन फौरन ही उसको असलियत मालूम हो गई थी। वो भीख मांगने ही तो जा रहा था और भीख हाथ फैलाकर आंखों में आंसू भरकर अपने दुख दर्द को सुनाकर अपने घावों को दिखाकर ही मांगी जाती है। उसने यही कुछ किया। जब वो इमारत के बड़े दरवाजों में दाखिल होने लगा तो उसे अपने गुरूर को, उस चीज़ को जो भीख मांगने में आमतौर पर रुकावट पैदा करती है, उसे निकालकर फुटपाथ पर डाल दिया था। वो अपना दिया बुझाकर अपने आप को अंधेरे में लपेटकर मकान मालिक के उस जगमगाते कमरे में दाखिल हुआ जहाँ सेठ अपनी दो बिल्डिंगों का किराया वसूल कर रहा था। वो हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। सेठ के तिलक लगे माथे पर कई सिलवटें पड़ गईं। उसका भालो भरा हाथ एक मोटी सी कॉपी की ओर बढ़ा। दो बड़ी बड़ी आंखों ने उस कॉपी पर कुछ अल्फाज पढ़े और मंदी सी आवाज गूंजी। केशवलाल, 5वीं खोली, दूसरा माला, 2 महीने का किराया। ले आए हो क्या? सुनकर उसने अपने दिल, जिसके सारे पुराने और नए जख्म सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो कुरेद कुरेद कर हरे कर चुका था, सेठ को दिखाने चाहे। उसे पूरा यकीन था कि उसे देखकर उसके मन में जरूर हमदर्दी हो जाएगी, पर सेठ जी ने कुछ न सुनना चाहा और उसके सीने में एक हुल्लड़ समझ गया। सेठ के मन में हमदर्दी जगाने के लिए अपने वो सारे दुख जो बीत चुके थे और बीते दिन की गहराई खाई से निकालकर अपने दिल में भर लिए थे। कुछ वक्त पहले वो मिट चुके तमाम जख्मों की जलन उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करके अपनी छाती में जमा की थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि इतनी चीज़ों को वो कैसे संभाले। उसके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए होते तो वो उनसे बड़े रूखेपन के संग कह सकता था कि जाओ भाई, मेरे पास अभी इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें बिठा सकूं, और ना मेरे पास इतना रुपया है कि तुम सबकी खातिर तवाजो कर सकूं। पर यहाँ तो मामला ही दूसरा था। उसने तो अपने भूले भटके दुखों को इधर उधर से पकड़कर खुद ही अपने सीने में जमा किया था। अब भला वो बाहर निकल कैसे सकते थे। बड़ाहट में उसे कुछ पता ना चला कि उसकी छाती में कितनी चीजें भर गई थीं। वो धीरे धीरे सोच सोच रहा था। वो पहचानने लगा था अमुक दुख अमुक वक्त का है और दर्द उसे अमुक वक्त पर हुआ था। और जब ये सोच विचार शुरू हुआ तो याद ने बढ़कर वो धुंध हटा दी जो इनमें लिपटी हुई थी, और कल के तमाम दुख दर्द आज की तकलीफें बन गए। उसने सोचा कि थोड़े ही समय में मैंने इतना सब सोच लिया। उसके घर का अंधा लैंप कई बार बिजली के उस बल्ब से टकराया जो मकान मालिक के गंजे सर के ऊपर मुस्कुरा रहा था। कई बार उसके पैबंद लगे कपड़े उन खूंटियों पर जो दीवार में गड़ी चमक रही थीं लटक कर फिर उसके मैले बदन से चिपट गए। कई बार उसने अन्नदाता भगवान का ध्यान किया जो बहुत दूर ना जाने कहाँ बैठा अपने बंदों का ख्याल रखता है। पर अपने सामने सेठ की कुर्सी पर बैठा देखकर, जिसके कलम की एक हरकत कुछ न कुछ कर सकती थी, उसके बारे में वो कुछ भी ना सोच सका। एक बार उसे ख्याल आया और वो सोचने लगा कि क्या ख्याल आया था, पर वो पीछे दौड़ भाग ना सका। वो बेहद घबरा गया था। उसने आज तक अपने सीने में इतनी खलबली पहले कभी महसूस ना की थी। वो खलबली
और अभी ताज्जुब ही कर रहा था कि मकान मालिक ने गुस्से से आकर उसे गाली दी। गाली? तो समझिए कि कानों के रास्ते पिघला हुआ शीशा साए साए करता उसके दिल में उतर गया, और उसके सीने के अंदर जो हुल्लड़ मचा उसका तो कोई ठिकाना ही ना था। इस तरह किसी गर्मा गर्म जलसे में किसी की शरारत से भगदड़ मच जाया करती है, उसी तरह उसके मन में हलचल पैदा हो गई। उसने बहुत जतन किए कि उसके वो दुख दर्द जो उसने सेठ को दिखाने के लिए इकट्ठे किए थे वो चुपचाप रहें, पर कुछ ना हो सका। उसकी आंखों में जो पहले से ही तप रही थी उसमें आंसू आ गए, जिससे उनकी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई और उनसे धुआं निकलने लगा। उसके मन में आया कि उस गाली को, जिसे वो एक हद तक निगल चुका था, सेठ के झुर्री पड़े चेहरों पर कै की तरह उगल दे। और वो इस ख्याल से बाज आ गया कि उसका गुरूर तो बाहर फुटपाथ पर पड़ा था। बोलो बंदर पर नमक लगी मूंगफली बेचने वालों का गुरूर उसकी आंखें हंस रही थी। उनके आगे नमक लगी मूंगफली के वो सारे दाने जो उसके घर में एक थैले के अंदर बरखा की वजह से गीले हो गए थे वो नाचने लगे। उसकी आंखें हंसी, उसका दिल भी हंसा। सब कुछ हुआ, वो कड़वाहट दूर ना हुई। कड़वाहट जो उसके गले में सेठ ने गाली देके पैदा कर दी थी, वो कड़वाहट अगर सिर्फ जबान पर होती तो वो उसे थूक देता। वो तो बुरी तरह उसके गले में अटक गई थी और निकाले ना निकलती थी। फिर एक अजीब किस्म का दुख जो उस गाली ने पैदा किया था उसकी घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसे यूं महसूस होता कि उसकी आंखें जो सेठ के सामने रोना बेकार समझती थी, उसके सीने के अंदर उतर कर आंसू बहा रही हैं। यहाँ हर चीज पहले से ही दुख में डूबी हुई थी। सेठ ने उसे फिर गाली दी। वो गाली उतनी ही मोटी थी जितनी सेठ की चर्बी भरी गर्दन थी, और उसे ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर से कूड़ा करकट फेंक दिया है। चुनांचे उसका एक हाथ अपने चेहरे पर हिफाजत के लिए बढ़ा, और उस गाली की सारी गर्द उस पर फैल चुकी थी। उसे कुछ पता ना था और वो सिर्फ इतना जानता था कि ऐसे हालात में किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहा करती। जब वो नीचे उतरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि पत्थर की उस इमारत की सातों मंजिलें उसके कंधे पर धर दी जाएं। एक दो गालियां नहीं, बार बार ये गालियां जो सेठ ने पान की पीक की तरह अपने मुंह से उगल दी थीं, उसके कानों के पास जहरीले बर्रों की तरह भनभनानी शुरू कर दी। कैसे उस वो कैसे उस उसकी समझ में नहीं आता था कि इस गड़बड़ का वो क्या नाम रखे जो इसके दिल और दिमाग में उन गालियों ने मचा रखी थी। ये कैसे उस ताप को दूर कर सकता है जिसमें वो फुका जा रहा था। वो सोच विचार के काबिल भी तो नहीं रहा था। उसका दिल दिमाग जो उस समय एक ऐसा अखाड़ा बना हुआ था जिसमें बहुत से पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। चलते चलते जब एकाएक उसके दुख उल्टी के रूप में बाहर निकलने को थे, उसके मन में आया। उसके मन में क्या आया? मजबूरी की हालत में वो उस आदमी को रोक कर, जो लंबे लंबे ढक बढ़ता उसके पास से गुजर रहा था, वो कहने वाला था, भैया मैं मरीज हूँ। जब उसने राह चलते आदमी की शक्ल देखी तो बिजली का वो खंभा जो उसके पास ही जमीन में गड़ा था, उसे उस आदमी से कहीं ज्यादा रहमदिल दिखाई दिया। वो जो कुछ अपने अंदर से बाहर निकालने वाला था एक एक घूंट करके वो निगल गया। फुटपाथ में चौकोर पत्थर एक बेतरतीब के साथ जुड़े थे। उन पत्थरों में चल रहा था। आज तक कभी भी उसने ऐसी सख्ती न महसूस करी थी। आज उनकी कठोरता उसके दिल तक पहुंच रही थी। फुटपाथ का हर पत्थर जिस पर उसके कदम पड़ रहे थे वो उसके दिल के साथ टकरा रहे थे। गेट के मकान से निकलकर अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसका जोड़ जोड़ ढीला हो गया। चलते चलते उसकी टक्कर एक लड़के से हुई और ऐसा लगा कि मानो वो टूट गया है। इसलिए उसने झट से उस आदमी की तरह उसकी झोली से बेर गिर रहे हों इधर उधर अपने हाथ फैलाए और अपने आप को इकट्ठा करके हौले हौले चलना शुरू किया। उसका दिमाग उसकी टांगों के मुकाबले से ज्यादा तेजी से चल रहा था। चुनांचे
कभी कभी चलते चलते उसे यह महसूस होता कि उसका निचला धड़ सारे के सारा बहुत पीछे रह गया है और दिमाग बहुत आगे निकल गया है। कई बार उसे इस ख्याल से ठहरना पड़ता कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ हो जाएं। वो फुटपाथ पर चल रहा था। इसके उस तरफ सड़क पर पों पों करती मोटरें का तांता लगा हुआ था। घोड़ा गाड़ियाँ, ट्रामें, भारी भरकम ट्रक, लारियाँ, ये सब सड़क की काली छाती पर दंदनाती हुई चल रही थी। एक शोर मचा हुआ था उसके कानों में जो सुनाई दे रहा था। चलते चलते एक लंगड़े कुत्ते से उसकी टक्कर हुई। कुत्ते ने इस ख्याल से शायद कि उसका जख्मी पैर कुचल गया था, चाँव किया और परे हट गया। वो समझा कि सेठ ने उसे फिर से गाली दी है। गाली गाली ठीक इसी तरह अपने से उलझ कर रह गई थी जैसे झड़बेरी के कांटों में कोई कपड़ा। वो अपने आप को छुड़ाने की जितनी कोशिश करता उतनी ही ज्यादा उसकी रूह जख्मी हो जाती थी। उसे उस नमक लगी मूंगफली का ख्याल नहीं था जो उसके घर में बारिश की वजह से गीली हो रही थी, और ना ही उस रोटी कपड़े का ख्याल था जिसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। और इन 30 बरसों में, जिनमें भगवान जाने कितने दिन होते हैं, वो कभी भूखा न सोया, कभी बिना कपड़ों के ना फिरा था। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि उसे हर महीने किराया देना पड़ता था। वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर उस बकरे जैसी दाढ़ी वाले हकीम की दवाइयों के दाम दे, शाम को ताड़ी की एक बोतल के लिए 2 अन्नी पैदा करे और उस गंजे सेठ के मकान का किराया अदा करे। मकानों और किरायों की फिलॉसफी उसको समझ से सदा ऊंची रही थी। वो जब भी 10 रुपए गिनकर सेठ या उसके मुनीम के हाथ में रखता तो समझता कि उसने ये रकम जबरदस्ती छीन ली है। और अब अगर वो 5 बरस तक बराबर किराया देता रहे तो भी वो 2 महीने का किराया चुकता न कर सकेगा। जो आज तक नहीं हुआ वो कल हो चुका था। उसने उन 2 गालियों के बारे में सोचा जो उन 20 रुपयों के बीच में से निकली थी। ना वो 20 रुपयों का कर्जदार होता और सेठ के कुठाली जैसे मुंह से ये गंदगी बाहर निकलती। मान लिया कि वो धनवान था। उसके पास 2 बिल्डिंगें थीं जिसमें 124 कमरों का मकान का किराया आता था। पर उन 124 कमरों में जितने लोग रहते थे वो उसके गुलाम तो नहीं। और अगर गुलाम भी हैं तो उन्हें गाली कैसे दे सकता है। ठीक है, उसे किराया चाहिए, पर मैं कहाँ से लाऊं? 5 बरस तक उसको देता ही रहूं? जो होगा वो दे दूंगा। पिछले बरस बरसात का सारा पानी हम पर टपकता रहा था, पर मैंने कभी उसे गाली ना दी। हालांकि मुझे उससे ज्यादा गंदी गालियां याद हैं। मैंने सेठ जी को 1000 बार कहा कि मेरी सीढ़ी का डंडा टूट गया है, उसे बनवा दीजिए, पर उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। मेरी फूल सी बच्ची गिरी और उसका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। मैं गालियों की जगह उसे कोस सकता था, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 2 महीने का किराया ना चुकाने पर मैं गालियों के काबिल हो गया। उसको ये ध्यान तक ना आया कि उसके बच्चे अपोलो बंदर पर भरे थैले से मुट्ठियां भर भर कर मूंगफलियां खाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उसके पास दौलत नहीं है। ये 2 बिल्डिंगों वाला सेठ के पास थी, पर ऐसे लोग भी तो होंगे जिनके पास उससे ज्यादा दौलत होगी। पर वो गरीब कैसे हो गया? उसे गरीब समझकर ही तो गाली दी गई थी। नहीं तो उस गंजे सेठ की क्या मजाल थी कि कुर्सी पर बड़े इत्मीनान से बैठकर उसे 2 गालियां सुना देता। जैसे किसी के पास दौलत का ना होना बहुत बुरी बात है। अब ये उसका कसूर ना था कि उसके पास दौलत की कमी थी। सच पूछे तो उसने कभी धन दौलत के सपने देखे ही ना थे। वो अपने हाल में मस्त था। उसकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। पर पिछले महीने एकाएक उसकी बीवी बीमार पड़ गई। उसकी दवा दारू पर वो तमाम रुपए खर्च हो गए जो किराए में जाने वाले थे। पर वो खुद बीमार होता तो मुमकिन था कि वो दवाओं पर रुपया खर्च ना करता। लेकिन यहाँ तो उसके होने वाले बच्चों की बात थी जो अपनी माँ के पेट में था। उसको औलाद बहुत प्यारी थी, जो पैदा हो चुकी थी और जो पैदा होने वाली थी। वो
कैसे अपनी बीवी का इलाज न कराता? क्या वो उस बच्चे का बाप ना था? बाप, पिता, ये तो सिर्फ 2 महीने की किराए की बात थी। अगर उसे अपने बच्चों के लिए चोरी भी करनी पड़ती तो वो कभी ना चूकता। चोरी? नहीं नहीं, चोरी तो नहीं करता। यूं समझिए कि वो अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। पर वो चोर कभी ना बनता। वो अपनी छिपी हुई चीज वापस लेने के लिए लड़ने मरने को तैयार था। पर वो चोरी ना कर सकता था। अगर वो चाहता तो उस वक्त सेठ ने जब गाली दी थी तो आगे बढ़कर उसका टेटुआ दबा देता और उस तिजोरी में से तमाम नीले नोट निकाल कर भाग जाता, जिनको वो आज तक लाजवंती के पत्ते समझता रहता था। नहीं नहीं, वो ऐसा कभी ना करता। लेकिन फिर उस सेठ ने उसे गाली क्यों दी? पिछले बरस चौपाटी पर एक ग्राहक ने उसे गाली दी थी इसलिए कि उसने 2 पैसे की मूंगफली 4 दाने कड़वे चले गए थे। उसके जवाब में उसने उसकी गर्दन पर ऐसी धौल जमाई थी कि दूर तक आदमियों को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। पर सेठ ने उसे 2 गालियां दी और वो चुप रहा, खामोश सुनता रहा। केशवलाल, खारा सींग वाला, जिसके बारे में मशहूर था कि वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता, सेठ ने गाली दे दी। ने उन 2 गालियों को सेठ के थूक भरे चेहरे से निकलते हुए देखा था, जैसे बड़े बड़े चूहे मोरियों से बाहर निकलते हैं। वो जानबूझकर चुप रहा इसलिए कि वो अपना गुरूर नीचे छोड़ आया था। पर उसने अपना गुरूर अपने से अलग क्यों किया? सेठ की गालियां खाने के लिए? ये सोचते हुए उसे एकाएक ख्याल आया कि शायद सेठ ने उसे नहीं, किसी और को गालियां दी थी, इसलिए कि 2 महीने का किराया उसी की तरफ से निकलता था तो शायद गालियां उसे ही दी गई। अगर उसे गालियां ना दी गई होती तो वो इस सोच विचार की जरूरत ही क्या थी? और जो सीने में हुल्लड़ समझ रहा था, क्या अकारण उसे दग दुख दे रहा था? उसी को वे गालियां दी गई थी। जब उसके सामने एक मोटर ने अपने माथे की बत्तियां रोशन की तो उसे ऐसा लगा कि वो 2 गालियां पिघलकर उसकी आंखों में दस गई हैं। गालियां, गालियां। वो झुंझला गया था। वो जितनी बार कोशिश करता कि उन गोलियों के बारे में ना पूछे, उतनी ही वो उसके पीछे पड़ी थी। मजबूरी में तो ये आदमी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। चुनांचे उस चिड़चिड़ेपन में उसने खामखा 2-3 आदमियों को, जो उसके पास से गुजर रहे थे, मन ही मन गालियां दी। अगर उसका राज होता तो वो सेठ को मजा चखा देता। उसे ऊपर तले 2 गालियां सुनाकर अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। सचमुच अगर उसका अपना राज होता तो वो चौक से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सेठ के बीच में खड़ा कर देता और इतनी तेज से धप्पा मारता कि सेठ बिलबिला उठता। फिर वो सब लोगों से कहता कि हंसो जी भर के। खुद इतना हंसता कि हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगता। पर उस समय उसे हंसी नहीं आ रही थी। क्यों? इतना राज होने पर भी तो सेठ के गंजे सिर पर धप्पा मार सकता था। उसे किस बात की रुकावट थी? रुकावट थी, अभी तो वो गालियां सुनकर चुप हो गया था। उसके कदम रुक गए। उसका दिमाग भी एक पल के लिए सुस्ताया और उसने सोचा कि चलो अभी इस झंझट का फैसला कर दूं। भागा हुआ जाऊं और एक ही झटके में सेठ की गर्दन मरोड़कर तिजोरी पर रख दूं, जिसका ढकना मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलता है। लेकिन वो खंबे की तरह जमीन में क्या गड़ गया था? शेर के घर की तरफ पलटा क्यों नहीं था? क्या उसमें हौसला ना था? उसमें हौसला ना था। उन गालियों को क्या कहता? उन गालियों ने उसकी चौड़ी छाती पर रूलर सा फैला दिया था। सिर्फ 2 गालियां, हालांकि पिछले हिंदू मुसलमान दंगे में एक हिंदू ने उसे मुसलमान समझकर लाठियों से बहुत पीटा था और अधमुआ कर दिया था। लेकिन उसने इतनी कमजोरी महसूस ना की थी। केशवलाल, खारी सींग वाला, जो अपने दोस्तों को बड़े गर्व से कहा करता था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ा, आज यूं चल रहा है जैसे बरसों का रोगी हो। और ये रोग किसने पैदा किया था? 2 गालियों ने। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी
खुशी नारा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ये कहानी का पहला भाग था। अगर आप दूसरा भाग भी सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को फॉलो करें। फिर मिलूंगा आपसे कहानी के दूसरे भाग में।